हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि जो हमारे लास्ट वीडियोस हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड वो आप सभी को पसंद आए होंगे। और उसी क्रम में 27 जून 2021 को होने वाले यूपीएससी की प्री के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें अब लगभग सिर्फ 3 महीने या आप मोटा मोटा कहें तो 90 दिन बचे हैं, उसके लिए आप इफ़ेक्टिवली कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ सालों में प्री एक बहुत ही डाइसी सा, अनसर्टेन सा स्टेप यूपीएससी की पूरी साइकिल में बना हुआ है। स्कोप काफ़ी चेंज हो गया है प्री के क्वेश्चंस का, और एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक फियर, एक अनसर्टेनिटी लोगों के माइंड में घर कर जाती है व्हेन इट कम्स टू द प्री पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मुझे लगता है अब वो सही वक्त है, लगभग 90 दिन आपके हाथ में हैं, जब आप पूरी तरह प्री की तैयारी के लिए जुट जाएं। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2016, 10 साल बाहर फॉरेन में जॉब करने के बाद दिसंबर 2015 में वापस आया मैं, और पहला जो प्री था उस साल अगस्त में था। तो मुझे करीब 6 से 7 महीने ही एक फ्रेश स्टार्ट करके प्री के लिए प्रिपेयर करने में, और प्री के बाद मेंस के लिए सिर्फ 2-2.5 महीना, और उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट कॉन्जिक्यूटिवली। तो मुझे लगता है जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल लगी, और वही मैं आपसे अगली कुछ स्लाइड्स के थ्रू शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अब मुझे लगता है वो टाइम आ गया है जब आप पूरी तरह डेडिकेटेड होकर प्री की तैयारी में जुट जाएं। अभी तक हो सकता है आप प्री के साथ साथ मेंस या आंसर राइटिंग या अपने ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे एट्सेट्रा की भी तैयारी कर रहे होंगे, बट मुझे लगता है उन चीज़ों को अब धीरे धीरे ड्रॉप करने का टाइम आ गया है, और पूरी तरह अब आपको फुल स्टीम प्री की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। दूसरी चीज़, प्री में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में भी एंशंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, देन ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी कई पार्ट्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैप्स हैं। उसके अलावा इकोनॉमी है जिसमें स्कीम्स हैं, स्टैटिक पार्ट है, कॉन्सेप्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, योजनाज हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पॉलिटी है। सो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मोटे मोटे 7 या 8 सब्जेक्ट्स अगर आप देखें। तो मुझे लगता है एक पढ़ाई की भी स्ट्रैटेजी मैं सबसे पहले आपके सामने आउटलाइन करना चाहूँगा, इससे पहले हम प्री के डिटेल्स में जाएं। अलग अलग स्टाइल होता है सभी का पढ़ने का। कई लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उसी में लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी से स्टार्ट किया, लक्ष्मीकांत आप शायद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक पढ़ेंगे, फिर उसको साइड में कर देंगे। फिर आप हिस्ट्री उठाएंगे, फिर उसको आप 1 हफ्ता पढ़ेंगे, कंप्लीट कर देंगे, साइड में कर देंगे। फिर आप इकोनॉमी उठाएंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे, साइड में कर देंगे। मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी शायद इतनी कारगर ना हो। मुझे लगता है कि सभी सब्जेक्ट्स को एक साइकिल में रोटेट करके पढ़ाई करना शायद कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी जिसमें आप एक सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको साइड कर दें और उसके बाद काफ़ी टाइम तक उसको ना आप रिवाइज़ करें, तो ह्यूमन नेचर है कि उस चीज़ को आप भूलने लगते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर लें कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, बार बार रिवाइज़ करना है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो हमने अपने पहले वीडियो जिसमें हमने यूपीएससी के लिए बुक्स रेकमेंड की हैं उसके थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उन बुक्स को आप टारगेट करें, जिसमें चाहे हिस्ट्री की बुक्स हों, ज्योग्राफी की बुक्स हों, इकोनॉमी की बुक्स हों, एनवायरमेंटल साइंस की बुक्स हों, पॉलिटी की बुक्स हों, या मंथली बुकलेट्स हों करंट अफेयर्स की। उनको कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज़ करने का आपका टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में मैप नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम हॉल में उस इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आंसर शीट पे राइट चॉइस को आप मार्क नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग आंसर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो कम से कम 6 या 7 या 8 बार उनको रिवाइज़ करने का आप टारगेट करें। और उसके बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप दिन का एक शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, जो मेरा शेड्यूल हमेशा से रहा है
आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें। एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो थोड़ा ड्राई लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरा रूटीन रहा और जिस रूटीन को फॉलो करके सिर्फ 6 महीने में प्री और मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में, सुबह उठते ही जब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, मुझे लगता है सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट कम हो, जिसको याद रख पाना मुश्किल हो, जिसमें रिटेन करने में दिक्कत आए। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है वो सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमिक में स्ट्रगल आ रहा है तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपको ज्योग्राफी में दिक्कत है तो ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री वो सब्जेक्ट हो सकता है। उसको आप पढ़ें 2-3 घंटे, 1 या 2 चैप्टर जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप एक नेक्स्ट सब्जेक्ट रखें जो कि इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। तो शुरू में जब फ्रेश माइंड रहेगा, मुश्किल सब्जेक्ट भी आप पढ़ पाएंगे, वो दिमाग में आपके मैप हो पाएगा। उसके बाद जब दिन जैसे जैसे निकलेगा और आप पढ़ाई से थकते जाएंगे या बोर होते जाएंगे, तो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठा लें, क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। हालांकि आप टायर्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, फिर भी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहेगा। और उसके बाद आप लास्ट पार्ट ऑफ द डे को डेडिकेट कर सकते हैं करंट अफेयर्स की मैगजीन की बुकलेट आप उठाएं, क्योंकि करीब 12 बुकलेट्स होंगे हर महीने की, या अगर आप 15 महीने देखें तो 15 बुकलेट्स होंगी। बुकलेट को उठाएं और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले करंट अफेयर की किसी भी महीने की मैगजीन से आप शुरू कर सकते हैं। उसके कम से कम 2 या 3 सेक्शंस आप कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट डे जब आपका स्टार्ट होता है, लास्ट डे मान लीजिए आपने एनवायरमेंटल साइंस से शुरुआत की थी, अगले दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। अगले दिन आप शुरुआत कर सकते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के साथ आप एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री। सो सबसे पहले थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और लास्ट को सोते वक्त 2 या 3 चैप्टर्स करंट अफेयर्स की मैगजीन्स के। और इस तरीके से मुझे लगता है अगर आप रूटीनली इन चीज़ों को सर्कुलेट करेंगे, फर्स्ट डे में आपने पढ़ा एनवायरमेंटल साइंस इकोनॉमी, सेकंड डे आपने पढ़ा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, थर्ड डे आप 2 और सब्जेक्ट्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से 4 या 5 दिन में आप इन सब्जेक्ट्स को, जो स्टैटिक पार्ट्स हैं, इनको रोटेट करते रहें। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के साथ आप शाम को, रात को, दोपहर को, जो आपको स्लॉट सही लगता है, जब आप बोर हो रहे हो, तो करंट अफेयर्स को भी साथ के साथ ही आप रिवाइज करते रहें। साथ के साथ रिवाइज करने के बाद ये आप निर्धारित कर लीजिए कि जब लास्ट का 2.5 या 2 महीना रहे तो आप उसके बाद टेस्ट सीरीज ज़रूर सब्सक्राइब करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें प्री के लिए भी। काफ़ी लोगों को लगता है कि प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ की क्यों ज़रूरत है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टैटिक बुक्स को, सब्जेक्ट्स को इतनी बार पढ़ने के बाद भी जब मैंने टेस्ट सीरीज़ मार्केट से परचेज़ की, मैंने जो टेस्ट सीरीज़ पर्सनली प्रेफर की उस वक्त विजन की टेस्ट सीरीज़ मैंने उठाई। उसमें लगभग 35 टेस्ट होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के और कंबाइंड टेस्ट एक्सेट्रा। तो उसमें जो एक इंटरेस्टिंग अप्रोच मुझे लगी कि जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करें उस टेस्ट सीरीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपको स्कोर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने विजन का हिस्ट्री का टेस्ट दिया, आपके नंबर आए सिर्फ 60, आपको लगे यार 200 में से 60 नंबर है, बहुत कम है। मुझे लगता है उससे नर्वस होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप ये सोचिए 100 क्वेश्चन थे, मैंने अटैम्प्ट किए, मेरे 60 मार्क्स आए। उन 100 क्वेश्चंस में से मुझे लगता है अगर आप एक मोटा मोटा एनालिसिस करेंगे तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एकदम क्लियरली आ रहे होंगे, जो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पार्टली रिकॉल कर पा रहे होंगे, मतलब आपने पढ़े तो होंगे लेकिन एकदम क्लियरली आपको याद शायद ना आ रहा हो। और 20 या 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एकदम फ्रेश नए क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सर्किल कर लें, और उस क्वेश्चन पेपर के जहां आंसर्स दिए होते हैं टेस्ट सीरीज में, वहां पे उनके आंसर्स का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। तो जो 30 से 40 क्वेश्चंस आप कैसे थे जो आपको डायरेक्टली आ रहे थे, उनको आप हटा दें। जो नेक्स्ट 30 से 40 जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पार्टली आपको आ रहे थे लेकिन पूरी तरह आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनके जो डिटेल्ड आंसर, आप ये मत देखिए कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। आप जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लास्ट में आंसर दिए होते हैं टेस्ट सीरीज के, उन आंसर्स को पढ़िए, क्योंकि उन आंसर्स में काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाती है
जो आपकी स्टैटिक पोर्शन की स्टैंडर्ड बुक्स में रेडीली अवेलेबल नहीं होती। और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप कलर कोड करें, या आप हाईलाइट करें, या आप अंडरलाइन करें, या मार्क करें, या फ्लैग करें, स्टार करें। एक आप टेक्निक डेवलप कर लीजिए कि जो नई इन्फॉर्मेशन हो उसको मैं इस पर्टिकुलर कलर से कोड करता जाऊंगा। और ऐसे जो क्वेश्चन हो लास्ट के जो 20 जो बिल्कुल ही नए हों, उन क्वेश्चंस को भी आप मार्क करें, और उनके एक्सप्लेनेशन को तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इस तरीके से पढ़ें एज इफ कि वो एक नई बुक है आपके लिए स्टैटिक सोर्सेज को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? ये स्ट्रैटेजी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक बुक्स पढ़ना ही इनफ नहीं है। अगर आप पिछले कुछ साल के प्री के पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि जो स्टैटिक बुक्स आपने 6 या 7 या 8 बार रिवाइज कर ली हैं, दैट इज़ ए वेरी गुड स्टार्ट, बट नाउ द टाइम हैज़ कम टू ऑग्यूमेंट दैट नॉलेज। और वो नॉलेज आप कैसे ऑग्यूमेंट करेंगे? वो नॉलेज आप ऑग्यूमेंट करेंगे जो क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके कि कौन से नए क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टैटिक सोर्सेज पढ़े उनसे कवर नहीं हो रहे, और जो स्टैटिक सोर्सेज मैंने पढ़े उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा ऐसी कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे प्री की टेस्ट सीरीज के डिटेल आंसर से मिल सकती है जो मुझे याद रखनी चाहिए। तब आपका नॉलेज बेस एक्सपैंड होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्री की टेस्ट सीरीज के लास्ट में दी हुई है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस आप एग्जाम हॉल में हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर कर पाने की पोजीशन में हो। मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत कारगर लगी, बहुत काम आई। 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद और सिर्फ 6 महीने की तैयारी, और प्री के लिए तो सिर्फ लास्ट के 2.5 महीने की तैयारी, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा स्कोर आई थिंक 142 मार्क्स था, जो मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट स्कोर था। कर पाने में ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि बहुत ही कारगर साबित हुई। साथ ही साथ सेकंड अटैम्प्ट जिसमें मेरा स्कोर 129 था, जब कट ऑफ मुझे लगता है 105 था, सेकंड अटैम्प्ट में भी सेम स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट सेकंड अटैम्प्ट में तो सिर्फ 1.5 महीने का टाइम था प्री की तैयारी करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट का जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ और रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद 1 या सवा महीने बाद ही सेकंड अटैम्प्ट का प्री था। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से सेकंड अटैम्प्ट में भी शॉर्ट पीरियड में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मुझे लगता है कि फैच कर पाने में इस स्ट्रैटेजी ने मेरी काफ़ी मदद की। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा था कि आप एक तो बुक लिस्ट से बुक्स चूज कर लें, उन बुक्स को आप 6 से 7 बार रिवाइज करें, एक डेली स्केड्यूल बना लें जिसमें 2 या 3 सब्जेक्ट्स आप रखें, सब्जेक्ट्स को आप रोटेट करें, और करंट अफेयर्स भी साथ साथ चलने दें। करंट अफेयर्स बुक्स के कॉम्बिनेशन के साथ हर 2 दिन में या 3 दिन में या 1 दिन में 2 आप टेस्ट अटेम्प्ट करना अभी से शुरू कर दें। चाहे स्कोर उसमें कुछ भी आ रहा हो, चाहे 200 में से 10 ही नंबर आ रहे हों, उस नंबर से आप नर्वस ना हो आप, लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट जितना जल्दी शुरू करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उतना ही जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने स्टैटिक बुक्स की नॉलेज को आप और ऑग्यूमेंट कर पाएंगे। तो जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं, रीड, रिवाइज एंड इम्प्रोवाइज, रीड, रिवाइज, इम्प्रोवाइज, रिपीट, रीड, रिवाइज एंड इम्प्रोवाइज। अगर मैं टाइमलाइंस कुछ आपको बताऊं तो आप कोशिश करिए कि फर्स्ट रीडिंग जो पूरे सिलेबस की है इसको आप अप्रैल एंड तक खत्म करने की कोशिश करें, जिसमें अभी 1.25 महीना बचा है। और बीच में कम से कम जो सेक्शनल टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर दिया तो उसके सेक्शनल टेस्ट होंगे 4 या 5, तो वो सेक्शनल टेस्ट भी आप साथ साथ में ख़त्म करते जाएं। उसके बाद आप करंट अफेयर्स हैं या जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उसके मिक्स्ड टाइप के जो टोटल ओवरऑल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेडिकेटेड नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री का है, सिर्फ ज्योग्राफी का है, जिसमें हिस्ट्री भी मिक्स आएगी, ज्योग्राफी भी मिक्स आएगी, करंट अफेयर्स भी मिक्स आएंगे। तो मुझे लगता है कि मिड अप्रैल से ऐसे क्वेश्चन पेपर्स आपको अटेम्प्ट कर देना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद जैसा मैंने कहा, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आइडेंटिफाई करिए, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए और उस इन्फॉर्मेशन को आप हाईलाइट करते जाइए। वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, फिर आप स्टैटिक पोर्शन को जब रिवाइज कर लें, उन क्वेश्चंस से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने हाईलाइट की टेस्ट सीरीज में,
उस इंफॉर्मेशन को कम से कम 4 या 5 बार आप डेफिनेटली रिवाइज करें, ताकि वो भी एक बुक की तरह आपकी नॉलेज को और एडिशनली बढ़ाए, आपके दिमाग में मैप हो जाए। स्टैटिक बुक्स पढ़ ली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज में आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसको कम से कम 4 या 5 बार आपने रिवाइज कर लिया, तब मुझे लगता है आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे कि आप प्री के लिए अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और लास्ट कि मैं कहूँगा 3 वीक्स में आप सिर्फ रिवाइज करें। आप कोई नई बुक्स पढ़ने की, नई सोर्स उठाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है, आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक्स को एक बार पढ़ने के बजाय। तो मुझे लगता है जो सोर्सेज आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लास्ट के 3 वीक्स या 4 वीक्स में आप कोई नया सोर्स ना पढ़ें। और एग्ज़ाम ऐसा है कि जितना टाइम आपको मिलेगा उतना टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई आके, आपका भाई बंधु, कोई ना कोई नया सोर्स आपको सजेस्ट कर जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे वाह, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर आपको कोई ज्ञान भी दे देगा कि ये सोर्स तो बहुत अच्छा है, मार्केट में इतना नया है, इसमें ये चीज़ है, वो चीज़ है। इस चक्कर में, इस ट्रैप में आप बिल्कुल ना फंसें। शुरू में ही अपने सोर्सेज आप आइडेंटिफाई कर लें, 6 या 7 बार उनको रिवाइज करें, अपना सर्कुलर स्केड्यूल बना लें। उसके बाद आप स्टैटिक आंसर्स को मिड अप्रैल से शुरू कर दें और एंड अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई से आप मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। और लास्ट के 3 वीक्स में आप कोई नया सोर्स ना उठाएं, जो आपने पढ़ लिया है सिर्फ आप उसी को बार बार रिवाइज करें। सो फ्रेंड्स, ये एक मोटी मोटी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, रीड, रिवाइज, इम्प्रोवाइज। रीड, रिवाइज, इम्प्रोवाइज। आपके सोर्सेज आप लिमिटेड रखें, नए सोर्सेज के ट्रैप में ना फंसें, एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि जब जनरल स्टडीज़ की आपकी तैयारी हो रही हो या हो चुकी हो, या आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए हों, जो प्री का दूसरा पार्ट है सीसेट, इसमें भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सीसेट को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि सीसेट है, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट के 15 दिन में देख लेंगे, लास्ट के 20 दिन में देख लेंगे, कुछ मैथ से हो जाएगा, कुछ इंग्लिश से हो जाएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपने जनरल स्टडीज़ प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत टाइम उसमें दिया होगा। सीसेट को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि भगवान ना करे अगर सीसेट में किसी वजह से आपका नहीं हो पाया, या 1 या 2 या 5 नंबर से रह गया, तो आप हमेशा हमेशा उस चीज़ के लिए बहुत पछतावा करेंगे कि यार अगर और मैं पढ़ लिया होता या थोड़ा सा देख लिया होता, तो जो मेरी जनरल स्टडीज़ की मेहनत थी या पूरा मेरा साल था वो बच सकता था। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये जो अगले 3 महीने का टाइम है, या जो 3 महीने प्री के लिए पर्याप्त है, अगर आप बिल्कुल उसमें लग जाएं, उन 3 महीने में आप शुरू से ही लगातार सीसेट की भी तैयारी करते रहें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देख लें, उसमें किस लेवल की मैथमेटिक्स आती है, किस टाइप की इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। क्योंकि अगर सीसेट क्लियर नहीं हुआ तो आपकी जनरल स्टडीज़ में कितना अच्छा स्कोर आता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर आपका प्री नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो आप बिल्कुल पहुंच नहीं पाएंगे, पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा आप 80 से 85%, आप 80 to 85% आप जनरल स्टडीज़ पे फोकस करें, जनरल स्टडीज़ को टाइम दें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि शुरू से ही कम से कम 10 से 15 या 20% टाइम और एनर्जी आप सीसेट को भी लगातार दें। सीसेट को आप इग्नोर ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि सीसेट को हल्के में लेना, इग्नोर करना बाद में बहुत महंगा पड़ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो पूरी प्रोसेस, यूपीएससी की जो तैयारी की पूरी प्रोसेस है, उसके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, हमेशा एप्लीकेबल है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्री के लिए जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना टाइप होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा ये होता है, जैसा कि मेंस है, कि कोई भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ लिखने के लिए आपके माइंड में चीज़ें आ ही जाती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार इसका तो मैं कुछ ना कुछ जवाब दे ही दूंगा। प्री में आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता, या तो क्वेश्चन सही होगा या क्वेश्चन गलत होगा। और उस वजह से सिलेबस के ज़्यादा होने से, डायनेमिक पैटर्न होने की वजह से, और लगातार जैसे पिछले कुछ हम लोगों ने प्री देखे हैं,
काफ़ी वैरायटी में फ्लक्चुएशन प्लस कट ऑफ मार्क्स में फ्लक्चुएशन, कंपटीशन में फ्लक्चुएशन लगातार बना रहा है और काफ़ी अनसर्टेन हो गया है प्री। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे, तो हमेशा एक फेज़ आएगा जिसमें आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो याद नहीं हो पा रहा है, या अगर वो याद हो रहा है तो मैं उसको आंसर या करेक्ट आंसर चूज़ करने में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि सीधी सी बात है, जो स्थिति सिचुएशन आपकी है बाकी एस्पिरेंट्स की भी सेम ही सिचुएशन होती है। क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को तो देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरों की सिचुएशन के बारे में आपको नहीं पता, तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा पूरे प्रोसेस में, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, चाहे आपका सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, मैं तो कहूँगा ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको हमेशा लगता है कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इस साल मुझे नहीं देना चाहिए, या ये तो मैं पढ़ रहा हूँ पीछे का भूलता जा रहा हूँ। आप ये सोच लीजिए जो भी हो रहा है वो सभी कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है। अगर ये एंग्जाइटी मुझे फेस करनी पड़ रही है तो सेम टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको फेस करनी पड़ रही होगी। पिछले कैंडिडेट्स ने भी फेस की होगी और फ्यूचर में जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको भी फेस करनी पड़ेगी। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेजमेंट और अनसर्टेनिटी में कहीं ऐसा ना हो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, डीमोटिवेट हो जाएं। चाहे आपको कोई भी थॉट्स आएँ, या डिप्रेसिंग थॉट्स हों, डीमोटिवेटिंग थॉट्स हों, या आपके मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ में इनिशियली मार्क्स कम आते हैं, उससे आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, डीमोटिवेट ना हो। आप ये सोच लीजिए सभी एस्पिरेंट्स की यही हालत है। अगर पेपर मान लीजिए टफ आ गया, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। अगर पेपर थोड़ा आसान आ गया, कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो जो भी है सबके लिए है, सिलेबस सबके लिए है, कट ऑफ सबके लिए है। साथ ही साथ जो स्ट्रेस साइकिल है, डीमोटिवेटिंग थॉट्स होंगे बीच में, मूड स्विंग्स होंगे, लगेगा मैं तो भूलता जा रहा हूँ, लगेगा कि मुझे याद नहीं रह रहा है, लगेगा कि मैं अटैम्प्ट ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मार्क्स कम आ रहे हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है इस एग्ज़ाम की, उसको आपको मैनेज करना है और मैनेज करने का सिंपल तरीका है, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आप सिंपली ये सोचिए जो शेड्यूल, जो बुक लिस्ट, जो पैटर्न मैंने अपने लिए तैयार किया है, फाइनलाइज किया है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे 20 ही मार्क आएँ मॉक टेस्ट में, चाहे एक चैप्टर में याद करता हूँ पीछे का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूलता जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे आगे बढ़ते जाना है, लगातार इसमें लगे रहना है एग्ज़ाम डे तक, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स की सिचुएशन यही होगी। इसीलिए आप ऐसा ना हो एक टनल विजन या साइलोड विजन में खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हुए, सेल्फ डिमोटिवेट होते हुए, जो आप कर पाएँ वो भी आप कर सकने की स्थिति में ना हो। सो इस चीज़ को मुझे लगता है कि आप बहुत ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर, और इस चीज़ को मैनेज करना अगले 3 महीने में, या प्री से पहले का जो आपका टाइम है, या मेन से पहले का जो टाइम है, या किसी भी स्टेज से पहले का जो टाइम है, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप स्केड्यूल बनाएं, बुक लिस्ट आप सीमित रखें, स्ट्रेस मैनेज करें, और सीसेट के ऊपर भी शुरू से ही ध्यान दें। मुझे लगता है यही 4 मोटी मोटी बातें हैं जो आपको प्री में सफलता की ओर ले जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी अपने प्री के लिए, इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके भी काम में आ सकती है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्री scheduled for the 27th of June 2021. जय हिंद, जय भारत।